हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 42, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जीके जीएस के, जो भी आपके पीवाईक्यूज है, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी आप यहाँ पर समझोगे। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज है उनका भी डिस्कशन होगा, और आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियोस से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको ये पूरा बैच यहाँ पे फ्री में अवेल करना है तो उसके लिए आपको हमारा जो चैनल है दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री पीडीएफ नोट्स, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट को अवेल करना है, साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट किया पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। ये पूरी क्लासेस होंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और इस पूरे बैच को अवेल करने के लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा मीट पटना नियर सोनपुर। तो कौन सी वो यहाँ पर जो है एक सहायक नदी है। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करें तो आंसर होगा गंडक रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो गंडक रिवर की बात करें, ये गंगा की सहायक नदी है, और ये जो बिहार में सोनपुर है ना, उसी के पास में पटना, सोनपुर के पास में पटना के सामने गंगा नदी पे मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें गंडक नदी की, तो ये नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है, और इसके अलावा फिर ये आगे चल के सोनपुर पटना के संगम में गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा हम कौन से रिवर की बात कर रहे हैं, दैट इज गंडक रिवर की। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज गंडक रिवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, आर्यभट्ट ये पुस्तक किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें आर्यभट्ट ये बुक की, तो ये किससे संबंधित होगी। तो इसका आंसर होगा खगोल विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो जो एस्ट्रोनॉमी है यानी कि खगोल विज्ञान है, उसी से संबंधित है ये पुस्तक जिसका नाम है आर्यभट्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरी पुस्तक है ना, इस पुस्तक को महान प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और जो खगोल शास्त्री रह चुके आर्यभट्ट, उनके द्वारा ही इसको लगभग 5वीं शताब्दी में संस्कृत में इसको लिखा गया था। अगर आपसे पूछे कि इस बुक की जो है लैंग्वेज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत लैंग्वेज में ये जो है पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। सो इसका नाम भी क्या है, आर्यभट्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम कहते हैं एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से सरकार के द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है, यानी कि द फूड ग्रेन्स लाइक वीट राइस विच वॉज बोर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू दी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनको हम क्या कहेंगे। तो इनको यहाँ पे कहा जाता है एक तरीके से क्या, दैट इज बफर स्टॉक। तो आपने कई बार सुना होगा कि सरकार के पास में बफर स्टॉक है, तो उसी चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुरक्षित भंडार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बफर स्टॉक ये एक आंतरिक भंडार होता है। ठीक है, मतलब जिस नॉट आंतरिक, बट आप समझ सकते हैं कि अतिरिक्त भंडार है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टोरेज हाउस होता है, जिसे सरकार कम उत्पादन या फिर जब कभी कोई ट्रेजेडी हो, कोई आपदा आए, तो उस कंडीशन में इस पूरे स्टॉक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सके। ठीक है, तो याद रखना है आपको किस चीज़ के बारे में, बफर स्टॉक के बारे में। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है,
कीमतों को स्थिर रखना और साथ ही में जो पीडीएस सिस्टम होता है ना हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके माध्यम से जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको अनाज यहाँ पे वितरित करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें 1931 में, तो इनमें से कौन थे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो बेसिकली 3 गोलमेज सम्मेलन हुई है, और अगर हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। ईयर कौन सा था, 1931, रिप्रेजेंटेड बाय महात्मा गांधी। और ये एकमात्र ऐसा सेशन था गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी यहाँ पर गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और इसमें एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि जो बी आर अम्बेडकर थे ना, ये तीनों गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें शामिल हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भारतीय कौन थे, ये थे बी आर अम्बेडकर जी। और इसके अलावा जो महात्मा गांधी जी थे वो दूसरे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवल का उत्तराधिकारी था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीड लॉर्ड वेवल एज वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें बात करें कौन थे, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश भारत के वायसराय की अगर हम बात करें तो उसके रूप में लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल के जो उत्तराधिकारी थे जिन्होंने लॉर्ड वेवल को यहाँ पे सक्सीड किया था, तो उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें लॉर्ड वेवल का जो कार्यकाल था वो था 1943 से लेकर 1947 के बीच में, और उसके बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन था ये आए थे लगभग 1947 के टाइम पे, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिहाफ पे जो यहाँ पे कार्य करता है वो कौन करता है, तो इसमें आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, दैट इज जनरेटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करने वाला उपकरण, इसको क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे कहा जाता है जनरेटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये जो यांत्रिक ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो बेसिकली अगर जनरेटर की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगर आपसे कभी पूछे कि वो क्या है जो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है तो आंसर क्या होगा, वो होगा आंसर दैट इज जनरेटर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि वह कौन सा गुण है जो किसी चालक पे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। तो व्हाट इज दैट क्वालिटी दैट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा रेजिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो कोई भी ऐसा गुण जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे हो जाता है, रुक जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि समुद्री गाय जिसको हम शी काऊ के नाम से जानते हैं या फिर डुगोंग, ये निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अभी काफ़ी न्यूज़ पे थे डुगोंग, क्योंकि इनके ऊपर एक कंजर्वेशन सेंटर भी बना है। तो अगर आपसे पूछे कि बेसिकली जो डुगोंग है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो समुद्री गाय है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में, यानी कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहीं पर आपको ये जो समुद्री गाय हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर ही भारत का पहला समुद्री जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, जो कि तमिलनाडु के तट पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट था आपको ध्यान रखना है। और डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो आंसर क्या होगा इस पे, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो परमाणु द्रव्यमान है उसके बढ़ते क्रम में
तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो यहाँ पर है वो दिमित्री इवानकोविच मेंडलीव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने देखा है जब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन हो रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दिया, किसी ने अपने वहाँ पे मॉडल्स को प्रपोज किया। तो उस पर एक नाम आता है यहाँ पे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। तो जब आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है, तो इसमें जब उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उस कंडीशन में इन्होंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज करे थे वो करे थे ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस, यानी कि एटॉमिक मासेस के बिहाफ में इन्होंने एलिमेंट को यहाँ पे वर्गीकृत किया था। लेकिन अभी जो हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं वो किसके बिहाफ पे है? वो है एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि मेंडलीव की जो टेबल थी वो किसके बिहाफ पर थी तो आपको ध्यान रखना है मासेस के बारे में, और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बिहाफ पे है? तो वो जाएगी यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे। तो ये डिफरेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार ये चीज़ पूछी गई है, तो आपको ये फैक्ट भी इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क की बात अगर हम करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको गोवा राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो जो मौलम जगह है गोवा में, वहाँ पर आपको ये जो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको गोवा में जो ये जो मौलम जगह है ना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि बुडापेस्ट ये किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि द बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये आपको डेन्यूब रिवर के किनारे देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और बुडापेस्ट की बात करें किसकी राजधानी है? तो ये यहाँ पे जो हंगरी देश है ना उसकी कैपिटल है क्या? दैट इज बुडापेस्ट, और इसी की कैपिटल बुडापेस्ट आपको डेन्यूब नदी के किनारे देखने के लिए मिल जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली? तो ये कौन सा हाउस है जिसको हम हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जानते हैं? दैट इज लोकसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संसद की अगर हम बात करें तो उसमें जो लोकसभा है उसी को यहाँ पे सीधे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वे में यहाँ पे चुना जाता है। और इसके सदस्य का चुनाव अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जिनका नाम हमारी वोटर लिस्ट में मेंशन हो वो यहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट करके लोकसभा के जो सदस्य उनका चुनाव यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं वोटिंग्स वगैरह होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और वही बात करें राज्यसभा की तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जिसके सदस्य होते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पे चुने जाते हैं। तो डायरेक्ट रूप से होंगे लोकसभा में और इनडायरेक्ट होंगे कहाँ से? राज्यसभा से। फिर क्वेश्चन, रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करें रेड की तो इसका संबंध आपको कबड्डी खेल से देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो रेड शब्द किससे है? कबड्डी से है। तो इस खेल में एक टीम का खिलाड़ी जिसे यहाँ पे रेडर या फिर आक्रमणकारी कहते हैं, वो विपक्षी टीम के पाले में यानी कि जो कोर्ट है वहाँ पर जाके अंक अर्जित करने का प्रयास करता है। तो इसे ही हम कहते हैं बेसिकली एक तरीके से रेड, राइट। फिर है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी? तो मास और वेलोसिटी इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इनका प्रोडक्ट होता है क्या? दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। और मोमेंटम को आप किससे डिनोट करोगे? तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। तो P इज इक्वल टू एम वी, ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, यानी कि संवेग का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया था, यानी कि हु इन कंटेम्प्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एड्रेस इट विद द न्यू वर्ड दैट इज ड्रिफ्टिंग कमेटी? तो ये यहाँ पे संबोधित किया था किसने? तो आपको इसमें नाम ध्यान रखना है किसका? दैट इज नसरुद्दीन अहमद का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जब आपने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है, तो आपने हमेशा
प्रारूप समिति का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रारूप समिति, तो इसी को ही यहाँ पे एक नया शब्द दिया था किस नाम से, प्रभा समिति के नाम से। किसने? नज़रुद्दीन अहमद ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नज़रुद्दीन अहमद की बात करें तो ये वह व्यक्ति थे जिन्होंने विनोद पूर्वक प्रारूप समिति को प्रभा समिति के नाम से कहा था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम पूछे कि प्रारूप समिति के हेड कौन थे, तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखनी है, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, समाचार में केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो एक समाचार पत्र था बाय द नेम ऑफ केसरी। तो इसको यहाँ पे किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर इसका होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो एक समाचार पत्र था केसरी के नाम से, इसको यहाँ पे प्रकाशित किया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ठीक है, कब? 4 जनवरी सन 1881 को। ठीक है, और ये मराठी भाषा का पहला मतलब सॉरी नॉट पहला, ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। तो अगर आपसे पूछे किस लैंग्वेज में था, तो ये आपको ध्यान रखना है मराठी लैंग्वेज में था ये। ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन जो है उसको स्रावित करती है, यानी कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसी पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भाई किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और यही जो है यहाँ पे वृद्धि हार्मोन, जो यानी कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है ना, उसको सिक्रेट करती है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये मिलती कहाँ पर है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मस्तिष्क के आधार पर, जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है ना, उसके नीचे की तरफ आपको ये मिलती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, एसिटिक एसिड, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एसिटिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं और बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से संबंधित है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? दैट इज, यहाँ पे हम लोग बात करें किस चीज़ की? एथेनोइक एसिड की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि आकाश गंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है, यानी कि द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड द गैलेक्सी इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहेंगे? तो इसको यहाँ पे कहा जाता है नेबुला। तो आप लोगों ने कई बार नेबुला का नाम भी सुना होगा। तो नेबुला बेसिकली जो आकाश गंगा जो गैलेक्सी होती है उसके अंदर जो धूल और गैस के बादल होते हैं उसी को ही हम यहाँ पे नेबुला के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेबुला कहो या फिर निहारिका कहो, ये दोनों सेम ही बात होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विच ऑफ दीज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो ये यहाँ पर जाएगा कौन सा? दैट इज ग्रीनलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? ये है यहाँ पे ग्रीनलैंड। और अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है ग्रीनलैंड, अगर हम बात करें, क्योंकि यूएसए वगैरह का इनका कुछ कंट्रोवर्सी वहाँ पे चल रही थी, तो उस चक्कर में ग्रीनलैंड न्यूज़ में है। तो आपको ध्यान रखना इसकी लोकेशन के बारे में। साथ ही में अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, देन योर आंसर विल बी ग्रीनलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सुल्तान अजलान शाह कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो अगर हम बात करें सुल्तान अजलान शाह कप की, तो इसका किससे संबंध है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका संबंध यहाँ पर होगा हॉकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द स्पोर्ट्स। तो आंसर क्या होगा? दैट इज हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि आवर्तकाल, यानी कि जिसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला ये क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1/फ्रीक्वेंसी। तो T इज इक्वल टू 1/f। आप लोगों ने कई बार अपने क्लास 10th की साइंस की बुक में पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है खाने के सोडे का सूत्र क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज NaHCO3। तो बच्चे कई बार Na2CO3 में कंफ्यूज करते हैं, तो ये होता है वॉशिंग सोडा। लेकिन अगर आपसे पूछे बेकिंग सोडा के बारे में तो आंसर होगा यहाँ पे NaHCO3। अब इसको याद करने की ट्रिक आप यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि कई बार देखो हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो पानी में आता है H2O, तो H यानी कि पानी, तो पानी खाना खाने में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा, यानी कि NaH वाला जब भी आएगा दैट मीन्स हम लोग बेकिंग सोडे की बात करें। और जब भी कभी विदाउट H आएगा तो हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडे की बात करें। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, और अगर आपसे पूछे वॉशिंग सोडा तो ये होगा Na2CO3। ठीक है, तो ऐसा करके आप इसको इसमें याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गुलामी और उसके उन्मूलन के खिलाफ में संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस वर्ष को निर्धारित किया गया था। तो इसमें आंसर होगा 2004 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ द पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये हम कहते हैं लॉर्ड मिंटो को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको कोई भी PDF ई बुक को परचेज करना है तो आपको विजिट करना है वेबसाइट जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को, एंड डेली करंट अफेयर के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स पे रवि को। और किसी भी वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर। तो अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन, जो कि रहेगा, फिर निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की मुद्रा का नाम है, मतलब कि इनमें से कौन सी जो है वो पोलैंड की करेंसी है। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा, दैट इज पॉलिश जलोटी। तो जो पॉलिश जलोटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यही है यहाँ पे पोलैंड की करेंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि वह अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि व्हाट इज द लास्ट फॉर्मेलिटी विदाउट विच नो यूनियन बिल कैन बी मेड इन अवर कंट्री। तो इसकी अगर हम बात करें वो यहाँ पर कौन सा जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। जब भी अगर आप कोई भी बिल को पास करवाते हो लोकसभा से, राज्यसभा से, वो यहाँ पे अगर हम बात करें वो तब तक विधेयक नहीं बनता है जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स ना हो। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, EPF का पूर्ण रूप क्या है। तो अगर हम बात करें EPF का पूर्ण रूप तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो कर्मचारी भविष्य निधि, यही है यहाँ पे EPF की फुल फॉर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय होम। तो अगर हम बात करें पोर्टफोलियो सिस्टम की तो इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इसको लागू किया गया था और उन्होंने इसको 1859 में इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत में मान्यता यहाँ पर मिली थी। तो अगर आपसे पूछे इसको लागू कब किया गया था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1859 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसको मान्यता मिलती है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम की अगर हम बात करें तो ये कौन सा होगा, ये होगा यहाँ पे मोलस्का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बात करें जंतु जगत की,
यानी कि एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम में जो मोलस्का है वो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम यानी कि संघ है। और ये किसके बाद में, आर्थ्रोपोडा के बाद में। तो सबसे बड़ा कौन सा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद में आता है मोलस्का। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के बाद में जो मोलस्का है उसमें सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए के बारे में। यह आता है फर्स्ट नंबर पर और यह आता है यहाँ पे सेकेंड नंबर पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस अभिक्रिया के माध्यम से जो यहाँ पे नाइट्राइल्स है और जो ईस्टर से एल्डिहाइड इसका निर्माण होता है। तो बेसिकली एक रिएक्शन होती है और ये हम किस नाम से जानते हैं, स्टीफन रिएक्शन के नाम से। तो स्टीफन अभिक्रिया ही वो एक तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दी नाइट्राइल्स एंड दी ईस्टर्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्टीफन्स अभिक्रिया की, स्टीफन्स रिएक्शन की। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में सैन्य कानून संरक्षित है, यानी कि मिलिट्री लॉ इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे आर्टिकल है वो ध्यान रखना है। तो आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 34 अनुच्छेद नंबर 34। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है और इसी के अंदर आपको जो मिलिट्री लॉ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है। जब नदी बहुत ही कम ढाल पर होती है, यानी कि अगर हम बात करें मैदानी इलाकों में, कि अगर वो मैदानी इलाके में होगी, फ्लैट सरफेस पे होगी, तो वो आराम से बह जाएगी। अगर आप वो किसी सरफेस के थ्रू जा रही है, किसी प्रोजेक्शन से जा रही है, तो उसमें ढाल होगा। लेकिन अगर आप वो मैदानी इलाकों में है जिसमें बहुत कम ढाल है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे निर्माण होता है किस चीज़ का, ऑक्सबो लेक का, यानी कि ऑक्सबो झील का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, कम ढाल के कारण जब इसकी जो ढालें कम होती है तो उसके कारण अपनी ऊर्जा को ये खो देती है। मतलब जैसे अगर आप सपोज करो ये आपका सरफेस है, एक रिवर यहाँ से बह रही है और इसी सरफेस के ऊपर एक ऐसी जगह है, एक रिवर यहाँ से बह रही है, तो स्पीड इसकी ज़्यादा होगी कि इसकी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है इसकी ज़्यादा होगी जो किसी हाइट से बह रही है। ठीक है, तो इसीलिए जब वो प्लेन सरफेस पे चलती है तो उस कंडीशन में वो अपनी ऊर्जा को खो देती है और घुमावदार रास्ते बनाती है इस तरीके से, और फिर क्या होता है, फिर यहाँ से ही कटती है और ये बन जाते हैं और इसी को यहाँ पे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन के किस नाम से शुरू किया गया था। तो बाय व्हाट नेम वाज द भूदान ग्रामदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय द विनोबा भावे। तो इन्होंने किस नाम से इसकी शुरुआत करी थी, तो इसका नाम था यहाँ पे ब्लडलेस रिवोल्यूशन, यानी कि रक्तहीन क्रांति। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो विनोबा भावे की बात करें, इनके द्वारा ही 1951 में शुरू किए गए इस आंदोलन का मुख्य रूप से इसको हम रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। और यह आंदोलन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित एक अहिंसक और स्वैच्छिक भूमि सुधार पहल थी, जिसका उद्देश्य भूस्वामियों से जमीन मांगकर उसे भूमिहीन किसानों में वितरित करना था। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, आचार्य विनोबा भावे जी। शुरुआत की बात करें तो इन 1951 में तेलंगाना से इसकी शुरुआत होती है, पोचमपल्ली गांव से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करता है। तो अगर आपसे पूछे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वही यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या करता है, उसको ये रिलीज करता है, उसको जारी करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सिलसिला शब्द इनमें से किससे संबंधित है। तो अगर आपसे पूछे द वर्ड सिलसिला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सूफी संप्रदाय के बारे में। तो सूफी संप्रदाय से संबंधित है क्या, सिलसिला शब्द। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंखला या फिर कड़ी, जो सूफीवाद में गुरु और शिष्य के बीच की आध्यात्मिक वंशावली या वंश को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किस चीज़ के बारे में, सूफी संप्रदाय, और क्या है ये, सिलसिला शब्द।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि विच एक्ट वॉज इनेक्टेड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द मद्रास प्रोविंस एंड बॉम्बे प्रोविंस, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इसमें होगा आंसर ये जो आपका भारतीय परिषद अधिनियम है 1861, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत में यहाँ पे जो मद्रास प्रांत है और जो बॉम्बे प्रांत है उसका क्या हुआ था, यहाँ पे विकेंद्रीकरण यहाँ पे हुआ था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कि किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो विच डांस स्टाइल इज नोन एज द सागा ऑफ ईस्ट। तो ये हम लोग कहते हैं किसको, दैट इज ये कहा जाता है कथकली को। तो हमारे जो 8 क्लासिकल डांस है उनमें से एक आता है कथकली, जिसको कि हम सागा ऑफ ईस्ट यानी कि पूर्व की गाथा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, और ये कथकली होता कहाँ पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, केरल में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद यानी कि FSDC की स्थापना किसे प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी, यानी कि द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको रिप्लेस करने करके यहाँ पे इस चीज़ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी व्यापार बाजार पर उच्च स्तरीय समिति यानी कि हाई लेवल कमेटी ऑन ट्रेड मार्केट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होती है। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1992 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि एट प्रेजेंट में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो हेड है वो कौन है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और इसका पूरे जो ये बॉडी है, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है यहाँ पे महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। और बेसिकली जो महिलाओं के कानूनी अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, उसके बारे में बातें यहाँ पे करता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि गोम्बा आटा की पारंपरिक कठपुतलियाँ किस राज्य की हैं, यानी कि विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल पपेट ऑफ दी गोम्बे आटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा दैट इज कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गोम्बा आटा की बात करें, बेसिकली ये पारंपरिक कठपुतलियाँ हैं जो कि आपको कर्नाटक राज्य की एक यहाँ पे ये पारंपरिक कठपुतलियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये कला कर्नाटक के पारंपरिक रंगमंच जिसका नाम है यक्षगान, कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में भी, यक्षगान यहाँ पर काफ़ी प्रभावित होती है। अगर आपसे पूछे कि यक्षगान कहाँ पर होता है, तो आंसर क्या होगा, दैट इज कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अगर हम बात करें कौन सा उत्तक सबसे कठोर और अस्थिर उत्तक के रूप में पाया जाता है, यानी कि विच टिश्यू इज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एज द हार्डेस्ट एंड बोनी टिश्यू। तो यहाँ पे आती है बेसिकली जो मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थि होती हैं, वो सबसे कठोर और मजबूत संयोजी उत्तक होती है जो शरीर में ढांचा, सहारा और सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें, हम जैसे खड़े हैं, बैठे हैं, तो हमें बॉडी को सपोर्ट देने के लिए क्या है, हमारी हड्डियाँ ही हैं जो हमें यहाँ पे एक तरीके से ढांचा हमारा पूरा प्रोवाइड करती है शरीर का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना, दैट इज बोन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि हु हेडेड द सेकंड बैकवर्ड कमीशन। तो सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन की अगर हम बात करें तो उसके हेड कौन थे, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था यहाँ पे बीपी मंडल, ठीक है। तो बीपी मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। एंड सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन के क्या थे, ये हेड थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसको मंडल आयोग के नाम से भी हम लोग जानते थे इसी वजह से। और बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है, तो यह है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कि बहमनी राज्य किसके शासनकाल में सबसे शक्तिशाली था, यानी कि द बहमनी स्टेट वाज द मोस्ट पावरफुल
अंडर हुज रूल, तो किसके टाइम पीरियड में सबसे शक्तिशाली जो है राज्य हुआ करता था बहमनी, तो ये हुआ करता था महमूद गवा के टाइम पीरियड पे, यानी कि जो महमूद गवन थे उनके टाइम पीरियड पे ही ये पूरा साम्राज्य, ये पूरा राज्य काफ़ी जो है शक्तिशाली हुआ करता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं बात करें बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो ये भी मैं कई बार आपको जो है वीडियोस के थ्रू बता चुकी हूँ, नोट्स में भी आपको मिला था। तो आपने कमेंट करके बताना कि बहमनी राज्य की स्थापना जो है वो किसने करी थी। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे अगेन जो है कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि जो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि द हाईएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या होगी, सबसे निचली तो होती है ट्रोपोस्फेयर और सबसे ऊपर क्या होगी एक्सोस्फेयर, जो सबसे एग्जिट बाहर की है, जो एग्जिट करती है। तो क्या होगा एक्सोस्फेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे निचली कौन सी है सौरमंडल, सबसे ऊपर है एक्सोस्फेयर, इसके बीच में आती है जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और ओजोन कहाँ पर मिलती है, ये मिलती है आपके समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो अभी हमने देखा ये यहाँ पे करता है ओजोन, जो कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनता है ओजोन दिवस। इस बार के यूपी पीसीएस और बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन होगा, कौन सी गैस बिजली गिरने से वायुमंडल में स्थिर हो सकती है, तो विच गैस कैन बी फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से जो यहाँ पे गैस फिक्स हो सकती है वो कौन सी है, तो वो यहाँ पर जाएगी कौन सी, दैट इज नाइट्रोजन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेजर टेक्टोनिक प्लेट। तो मेजर टेक्टोनिक प्लेट की बात करें तो उसमें पैसिफिक प्लेट जो है, प्रशांत प्लेट वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का, मेजर टेक्टोनिक प्लेट का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर मंडल का पहला सूर्य केंद्रित मॉडल ये किसने प्रस्तावित किया था, यानी कि हु प्रपोज्ड द फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसको यहाँ पे प्रपोज किया था निकोलस कोपरनिकस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो निकोलस कोपरनिकस ने ही यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक सूर्य केंद्रित मॉडल, यानी कि फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल को यहाँ पे प्रस्तावित किया था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जो भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन होता है, यानी कि ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलता है, तो ये किस में देखने के लिए मिलता है, ये मिलता है एस वेव्स में, जिसको हम सेकेंडरी वेव के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, और दूसरे के साथ साथ आपको पहला सबसे बड़ा फाइलम ये कौन सा है वो भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और ईस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है, ये आपको बताना है। एंड थर्ड वन इज कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में सैन्य कानून संरक्षित है, तो इसका भी आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंग्लिश में किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस को। अगर आप कोई भी बुक को अपने घर पर मंगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको जो भी आपकी बुक्स हैं लेटेस्ट वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपके होम एड्रेस पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं PDF नोट्स की, तो इसके लिए आपको विजिट करना है वेबसाइट पर जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आपको लेटेस्ट हमारी जो PDF बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हमारा जो ये पूरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको GK जिसका पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, साथ ही में GK नोट्स, ई बुक्स, साथ ही में करंट अफेयर वीडियोज़, फ्री टेस्ट, DS टेस्ट सीरीज़, फ्री PDF, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दी नेम दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि।
सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।